Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel BLF Scientist. This is the part second of CSF examination. CSF examination पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस करा था कि जो CSF फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो सर्कुलेट होता है, वो सब चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी इन पार्ट फर्स्ट ऑफ CSF एग्जामिनेशन, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में मेंशन कर दूंगी। CSF पार्ट सेकंड के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि CSF एग्जामिनेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, CSF का सैंपल चाहिए। तो इस पार्ट में हम एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे कि CSF का सैंपल कलेक्शन हमें कैसे करना चाहिए, राइट। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे पेशेंट पोजीशन से। किसी का भी सैंपल, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का सैंपल अगर हमें कलेक्ट करना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि उस पेशेंट की एग्जैक्टली पोजीशन हमें क्या रखनी चाहिए। तो CSF कलेक्शन के लिए हम पोजीशन रखते हैं, patient should be in sideline position with his back absolutely vertical and at the edge of the bed with the knees drawn up and the head flexed onto his chest। इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर आपको CSF कलेक्शन करना है तो पेशेंट की पोजीशन हम रखते हैं कि उसका जो ये बैक पार्ट है, राइट। पहली बात तो कि वो एक साइड लाइन पोजीशन में हो, कि वो एक साइड से क्या हो, वो लेटा हुआ हो, लाइन पोजीशन में हो। उसका जो ये बैक पार्ट है वो एकदम वर्टिकल हो, राइट। इस तरीके से एकदम वर्टिकल हमें नजर आए। उसके बाद हमें क्या इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को कि वो उनका जो नीज पार्ट है उसको ऊपर की तरफ मतलब हेड की तरफ मूव करे, और जो उनका हेड पार्ट है वो उसको चेस्ट की तरफ मूव करे। इससे क्या होता है, ऐसा पोजीशन हम क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि देखिए आप जब सैंपल कलेक्ट करते हैं ना CSF का, तो वो एग्जैक्टली कहाँ से करा जाता है, हमारे बैक पार्ट में जो ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, उस स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि कई यहाँ पे क्या होती है, लंबर वर्टेब्रेज होती है, राइट। तो इन लंबर वर्टेब्रेज के बीच में जो ये गैप होता है, इस गैप में हम निडल को इंसर्ट करके सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे गैप में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन वर्टेब्रेज के बीच में एक अच्छा खासा हमें गैप मिल सके। उस गैप को मतलब वो हमें मिल सके गैप, तो गैप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाली चीज़ को थोड़ा एक्सटेंड कराते हैं। जो ये हमारा बैक पार्ट है उसको हम क्या कराते हैं, थोड़ा एक्सटेंड हम करा सकें, जिससे ये चीज़ क्या होगी, थोड़ी खुलेगी। तो खुलने से क्या होगा, जो ये वर्टिब्रेज है, यहाँ पे जो ये वर्टिब्रेज प्रेजेंट है उनके बीच में क्या हो पाएगा, गैप हो पाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि जो ये नीज पार्ट है इसको तो वो ऊपर की तरफ मूव करें, हेड की तरफ, और जो हेड वाला पार्ट है वो किसकी तरफ, चेस्ट की तरफ मूव करें, जिससे हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्सटेंड मिल सके और हमें वर्टिब्रेज के बीच में गैप मिल सके, राइट। अगर इन केस जो पेशेंट है वो लाइंग पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है तो दूसरी पोजीशन होती है हमारी सिटिंग पोजीशन। तो सिटिंग में हमें क्या करना है, उनका जो हेड वो हमें उनको नीचे की तरफ मूव कराना है, जिससे ये वाला जो पार्ट है स्ट्रेच हो सके। अब देखिए ये स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, जो ये यहाँ पे वर्टिब्रेज प्रेजेंट है वो क्या होंगी, खींचेंगी, एक्सटेंड होंगी। एक्सटेंड होंगी तो उनके बीच में क्या हो पाएगा, हमें प्रॉपर गैप मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन रखनी है। इस पोजीशन से क्या होगा, दिस पोजीशन विल इंक्रीज द स्पेस बिटवीन द लंबर वर्टेब्रा। जो मैंने अभी आपको बताया कि इस पोजीशन से लंबर वर्टेब्रा के बीच में जो गैप्स हैं वो क्या हो पाएंगे, हमें इंक्रीज हो पाएंगे। इन केस अगर आपका पेशेंट अनेबल है कि वो लाइंग पोजीशन में नहीं आ सकता तो आप उनको सजेस्ट करेंगे कि वो सिटिंग पोजीशन में बैठ जाए। फिर हमें क्या करना है, हमें वो साइट सेलेक्ट करनी है, कौन सी नंबर से आपको क्या निकालना है, सैंपल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, साइट सेलेक्शन करेंगे। उसके बाद फिर हमने साइट सेलेक्ट करने के बाद जो साइट आपने सेलेक्ट कर ली है उस साइट को आप क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। डिसइंफेक्ट मतलब स्टेराइल करेंगे। हम उसको किससे स्टेराइल करेंगे, हम यहाँ पे यूज में लेंगे केमिकल जैसे कि पोवाइडोन, आयोडीन और क्लोरहेक्सेडिन कंटेनिंग सॉल्यूशन। इसको हम यूज में लेके क्या करेंगे, उस एरिया को डिसइंफेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक को इंजेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं लाइडोकीन, जिसको हम सबक्यूटेनियसली क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूज में लेंगे 1% लाइडोकीन सॉल्यूशन, जिसे हम सबक्यूटेनियसली इंजेक्ट कर रहे हैं, और कितना, लगभग 3 to 5 ml। सो यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हमने पेशेंट की पोजीशन फिक्स कर दी। उसके बाद हमने साइट सेलेक्ट कर ली, कौन से साइट से आपको सैंपल कलेक्शन करना है। उसके बाद जो आपने सेलेक्टेड साइट है उसको डिसइंफेक्ट कर लिया। क्या चीज़ यूज़ में लेके, पोवाइडोन और आयोडीन सॉल्यूशन को यूज़ में लेके, या फिर क्लोरहेक्सेडिन सॉल्यूशन भी हम यूज़ में ले सकते हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उस पार्ट को जहाँ से आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हो उसमें हमने लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करा। कितना, लगभग 3 to 5 ml, जैसे कि 1% लाइडोकीन
सॉल्यूशन और कैसे हमें इंजेक्ट करना है, सब क्यूटेनियसली हमको उसको इंजेक्ट करना है। सो अभी तक हमने क्या कर लिया, पेशेंट की पोजीशन दे दी, सेलेक्ट कर लिया, एरिया सेलेक्ट कर लिया कहाँ से कलेक्शन करना है, उस एरिया को डिसइंफेक्ट कर लिया और हमने वहाँ पे लोकल एनेस्थेटिक को भी इंजेक्ट कर लिया। अब हम एग्जैक्टली करेंगे हमारा सैंपल कलेक्शन। तो सैंपल कलेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो हम निडल यूज में लेते हैं उसको कहते हैं लंबर पंचर निडल, राइट। ये लगभग कितने गेज की होती है, 20 to 22 गेज की ये लगभग हमारी निडल होनी चाहिए। देखिए इस निडल के दो पार्ट्स होते हैं। एक मतलब ये मान लीजिए कि दो तरीके की निडल हम इसके अंदर यूज में लेते हैं। जो लंबर पंचर निडल होती है उसमें दो तरीके की निडल्स यूज में ली जाती है। एक निडल वो होती है जिसमें ये बेवल पार्ट होता है और एक निडल को कहा जाता है स्टाइलेट, ठीक है। इसका फंक्शन कैसे करती है ये निडल, देखिए करते क्या है हम, जैसे ये हमारा वो साइट है जहाँ से हमें सैंपल कलेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम लेयर्स देखते हैं। सबसे पहले ये पेशेंट का बैक पार्ट है, तो ये पेशेंट की कौन सी आ गई, ये सबसे ऊपर सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट है, स्किन पार्ट है, तो ये स्किन आ गया। उसके बाद लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो है हमारा सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट। उसके अंदर हम जाएंगे तो आपको मिलेंगे इंट्रा स्पाइनस लिगामेंट्स मिलेंगी, मतलब स्किन के बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे लिगामेंट्स। लिगामेंट्स होने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारी डूरामेटर लेयर है। डूरामेटर के बाद आपको क्या मिल जाएगी, सब आर्किनॉइड स्पेस मिल जाएगी जहाँ पे एग्जैक्टली आपका CSF फ्लूइड प्रेजेंट होता है, राइट। तो देखिए जब हम यहाँ पे लंबर पंचर निडल को इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करी जाती है बेवल निडल। इससे क्या होता है, जैसे आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, जैसे इसको इमेजिन करो कि आपकी बेवल निडल है, आपने इसको इंसर्ट कर दिया कहाँ तक, सब आर्किनॉइड स्पेस तक। उसके बाद हमें क्या करना होता है, ये जो स्टाइलेट है, इस स्टाइलेट को उठा के हमें इस बेवल पार्ट के अंदर ही इसको इंसर्ट करके इस एरिया को पंचर करना होता है। कैसे करते हैं, जैसे वो एग्जाम्पल इसको इमेजिन करिए कि आपका स्टाइलेट है, आपने इसको उठाया। इस स्टाइलेट को उठाने के बाद आपने इस जो ये बेवल निडल है इसके अंदर आपने स्टाइलेट को इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद आपने क्या करा, इसको अंदर बाहर करके इन आउट करके आपने क्या करा, यहाँ पे इसको पंचर करा उस एरिया को, राइट। पंचर करने के बाद आप इस स्टाइलेट को क्या करेंगे, बाहर रिमूव कर लेंगे। उसके बाद इसको जैसे आप स्टाइलेट को यहाँ से बाहर निकालोगे, यहाँ से CSF सैंपल कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको यूज समझ आए कि बेवल पार्ट को सबसे पहले हमने इंजेक्ट करा, इंसर्ट करा, उसके बाद आपने स्टाइलेट को इस बेवल के अंदर डाला और आपने क्या करा, उस जगह को, इस एरिया को इसकी हेल्प से पंचर करा। पंचर करने के बाद आपने इसको रिमूव कर लिया और आपका सैंपल कलेक्शन होना स्टार्ट हो गया, राइट। तो देखिए इसमें होता क्या है, लंबा पंचर निडल को हमने इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद हम क्या फील करेंगे, जब आप सैंपल कलेक्शन करेंगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज होगी, फील होगी कि जब आप इस लंबा पंचर निडल को इंसर्ट करते हैं ना, तो जब ये निडल आपके इस लिगामेंट्स को क्रॉस करती है, उस पेशेंट के लिगामेंट पार्ट को जब ये क्रॉस करती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फील होता है, एक बाधा फील होती है। बाधा मतलब रेजिस्टेंस, मतलब कि वो निडल को इंसर्ट होने में प्रॉब्लम होगी, राइट। तो यहाँ पे जब ये लिगामेंट्स को क्रॉस करती है तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा। फिर वो रेजिस्टेंस फील होंगे, थोड़ी ही देर बाद आपको अचानक से एक फीलिंग आएगी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। और जैसे ही चीज़ फील हो, जैसे ही चीज़ रियलाइज हो, आपको क्या समझना है कि अब आपकी जो निडल है वो कहाँ इंसर्ट हो चुकी है, हमारी सब आर्किनॉइड स्पेस में इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि जब हम निडल को इस पेशेंट की बॉडी में यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के ये वर्टेब्रेस के बीच में इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करते टाइम जब ये लिगामेंट्स को क्रॉस करती है तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फील होता है। और जैसे ही वो रेजिस्टेंस फील होना बंद हो जाए, आपको तुरंत क्या इमेजिन करना है, क्या समझना है कि अब हमारी जो निडल है वो कहाँ इंसर्ट हो चुकी है, सब आर्किनॉइड स्पेस में इंसर्ट हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि एज लंबर पंचर निडल इज इंसर्टेड, जैसे ही हम लंबर पंचर निडल को इंसर्ट करेंगे, देयर इज एन इंक्रीज रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, वो बाधा जो है आपको रियलाइज होना ज्यादा होगी। एज द निडल पासेस थ्रू द स्पाइनल लिगामेंट्स एंड द डूरामेटर, क्योंकि आपकी जो निडल है वो किसको पास कर रही है, इस लिगामेंट्स को और डूरामेटर स्पेस को। उसके बाद एज अ निडल एंटर्स इनटू सब आर्किनॉइड स्पेस, जैसे ही आपकी जो निडल है वो सब आर्किनॉइड स्पेस में एंटर हो जाएगी, अ सडन गिव, वहाँ पे एक लॉस ऑफ रेजिस्टेंस आपको फील होगा, कोई रेजिस्टेंस जैसी चीज़ आपको फेल्ट नहीं होगी। आफ्टर दिस
द स्टाइलेट इज विदड्रॉन स्लोली। ये फील करने के बाद आपको उस स्टाइलेट पार्ट को क्या करना है, स्लोली विदड्रॉ कर लेना है, वापस पीछे ले लेना है। उसके बाद आपको CSF फ्लूइड जो है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द लंबर पंक्चर निडल, और अब हम क्या करेंगे, CSF का यहाँ से कलेक्शन कर लेंगे। अब देखिए सैंपल, जब हम CSF सैंपल कलेक्ट करते हैं ना, तो CSF सैंपल कलेक्ट करते ही हम सबसे पहले एक चीज़ रिकॉर्ड करते हैं जिसे कहते हैं ओपनिंग प्रेशर। तो जैसे ही CSF सैंपल कलेक्ट होना स्टार्ट हो, आपको तुरंत क्या मेज़र करना है, रिकॉर्ड करना है ओपनिंग प्रेशर। ओपनिंग प्रेशर क्या होता है वो बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे ही सैंपल कलेक्शन आप करना स्टार्ट कर दें, आपको सबसे पहले जो रिकॉर्ड करना होता है, मतलब सैंपल कलेक्ट करने से पहले हमें क्या रिकॉर्ड करना होता है, ओपनिंग प्रेशर रिकॉर्ड करना होता है। वो हम क्या चीज़ में यूज़ में लेके करते हैं, मैनोमीटर को यूज़ में लेके, और दूसरी चीज़ 3-वे स्टॉप क्लॉक को यूज़ में लेके। देखिए 3-वे स्टॉप क्लॉक क्या होती है, इसके नाम से हमें समझ आ रहा है कि इसमें 3 अलग अलग वेज हैं, 3 अलग अलग रास्ते हैं। इसका मतलब जैसे ये 3 वेज हैं, 1 2 3, इसमें क्या होता है, 2 वेज तो ओपन रहते हैं और एक वेज ऑफ रहता है। तो ये 2 जो वेज हैं ये तो ऑन रहेंगे, एक ऑफ रहेगा। तो कहाँ से आपको सैंपल लेना है, कहाँ आपको कलेक्ट करना है, उस हिसाब से आप इसको यूज़ में लेते हैं। जैसे इस वाले केस में क्या होगा, आपने अगर ये वाला रास्ता ऑफ कर दिया, ये दोनों ऑन है, तो यहाँ से आप सैंपल लेंगे और यहाँ से आप सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और दूसरी चीज़ में भी आप इसको यूज़ में ले सकते हैं। इस वाले में क्या होगा, इस वाले पार्ट को अगर आपने ऑफ कर दिया तो यहाँ से आप सैंपल लेंगे और यहाँ पे आप उसको कलेक्ट करेंगे। CSF कलेक्शन करने के लिए जब हम ओपनिंग प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम इसको कैसे यूज़ में लेते हैं, 3-वे स्टॉप क्लॉक को। यहाँ पे आपके निडल है जहाँ पे आपने इंसर्ट करी आपकी LP निडल। आपने क्या करा, इस वाले पार्ट को तो ऑफ कर दिया, यहाँ से सैंपल आना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपने मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो ये मैनोमीटर है आपने इसको अटैच कर दिया इस वाले पार्ट पे। इस वाले पार्ट को, इसके 3 वेज हैं, तो एक वेज तो हमने निडल से कनेक्ट कर दिया, दूसरा वे हमने किससे कनेक्ट कर दिया, मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और एक को हमने ऑफ कर दिया। यहाँ से सैंपल आना स्टार्ट होगा, सैंपल तुरंत किस रास्ते पे जाएगा, जो रास्ता ऑन है तो वो इस रास्ते पे जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, मैनोमीटर। तो जैसे ही CSF सैंपल इसके अंदर जाएगा, आपको तुरंत ओपनिंग प्रेशर, मतलब CSF किस प्रेशर से बाहर निकल रहा है वो प्रेशर आप कैलकुलेट कर लेंगे मैनोमीटर से। नॉर्मली जो ओपनिंग प्रेशर होता है वो एडल्ट्स में होता है 60 to 180 mm ऑफ वाटर, और चिल्ड्रंस के अंदर जो लेस देन 8 ईयर्स है उनके अंदर होता है 10 to 100 mm ऑफ वाटर। अब देखिए ओपनिंग प्रेशर रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, अब हम CSF सैंपल को 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कलेक्ट करेंगे। 4 अलग अलग क्यों, क्योंकि एक सैंपल चाहिए हमें बायोकेमिस्ट्री के लिए लगभग 1 ml, दूसरा सैंपल चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के लिए लगभग 2 ml, तीसरा चाहिए हमें पैथोलॉजी के लिए लगभग 1 ml और साइटोलॉजी के लिए लगभग 1 ml। मतलब हमें 3 टेस्ट ट्यूब्स में तो 1 ml कलेक्ट करना है, और एक टेस्ट ट्यूब जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज में लेंगे उसमें हमें 2 ml कलेक्ट करना है। बायोकेमिस्ट्री में कैसे टेस्ट लगते हैं CSF के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन, कुछ सीरोलॉजिकल टेस्ट। और माइक्रोबायोलॉजी में क्या लगते हैं, ग्राम स्टेनिंग, AFB स्टेनिंग, इंडिया इंक स्टेनिंग, बैक्टीरियल कल्चर्स जैसे ब्लड अगार, चॉकलेट अगार पे, फंगल कल्चर्स, SDA पे जो हम लगाते हैं, कल्चर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। हमें पता है कि जो CSF एग्जामिनेशन ज़्यादातर होता है किसके लिए होता है, इन्फेक्शंस के लिए होता है। इन्फेक्शंस हम बेसिकली कौन सी लैब में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। तो हम ये सारे टेस्ट किस में करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी लैब में। तो हमें कितना सैंपल चाहिए यहाँ पे, 2 ml। पैथोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जैसे कि TLC, DLC। साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में क्या आती है, हमारे को साइटोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। वो सब चीज़ें क्या होती है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे साइटोलॉजिकल टेस्ट है, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, कुछ एडिशनल टेस्ट भी होते हैं साइटोलॉजी के लिए। तो हमें लास्टली फाइनली क्या करना है, 4 अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर CSF सैंपल का कलेक्शन करना है। So yeah, this is all about this video lecture. If you like this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.